हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सकें। फटाफट एक बार लाइव आ जाएंगे सारे बच्चे। और हमने कल स्टार्ट किया था नागरिकता, तो नागरिकता को हम आज पढ़ेंगे कि नागरिकता में आपकी, मैंने कल बताया था आर्टिकल 11, और जो चीज़ें कल बताई थी उसके आगे की चीज़ें हम पढ़ेंगे कि आपकी संसद ने जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है, उस 1955 में जो मैंने 5 प्रकार बताए थे जिसमें नागरिकता प्राप्त की जाती है, या एक्वायर ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता अर्जित करने के जो मैंने आपको 5 यहाँ पे तरीके बताए थे, उनको आज मैं एक्सप्लेन करूंगी। और आपको मैंने ये भी बताया था कि वो नागरिकता आपका जो अधिनियम है या जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, वो अब तक कितनी बार अमेंड हो चुका है। तो बच्चे जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। अभिषेक, वीरेंद्र, रोशनी, पंकज, निर्मला, अतर, समेश, रोहित, संदीप, अंशेष, रवि, करिश्मा, अरुण, सेवक जी, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल। स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आपको मैं आज पढ़ाने वाली हूँ सबसे पहले कि जो नागरिकता है, चैप्टर का नाम लिख देते हैं नागरिकता। ठीक है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। तो ये जो नागरिकता है, या यूं कह लें कि जो सिटीजनशिप है, इस सिटीजनशिप में आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नागरिकता अधिनियम 1955 में कि आपको जन्म के द्वारा नागरिकता कैसे मिलती है, जो आपका पहला प्रकार है। तो आप एक हेडिंग देंगे कि जन्म के द्वारा नागरिकता कैसे मिलेगी। इसमें लिखने का काम कम है और समझने का काम ज्यादा है। तो आप जो है बच्चों ध्यान से समझना चीजों को। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जन्म द्वारा, यानी कि बाय बर्थ, जन्म द्वारा, बाय बर्थ सिटीजनशिप जो है वो कैसे मिलती है, तो आपको मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना है। जन्म द्वारा में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी कि 1955 के अधिनियम में क्या कहा गया था, और फिर उस अधिनियम में परिवर्तन करके यानी कि संशोधन करके वर्तमान में क्या किया गया है। पूजा, मेरा रिप्लाई कोई नहीं करता है। पूजा जी, अगर आप क्वेश्चन कर रही हैं और टीचर का ध्यान बोर्ड की तरफ है, आप ही के लिए नहीं सारे बच्चों के लिए ये बात कही जा रही है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है तो वो आपका कमेंट नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो बोर्ड की तरफ देख रहा है। उसके सर के पीछे आंखें नहीं है जहां से वो ये चीजें देखे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। बाय बर्थ या जन्म के द्वारा जब हम बात करते हैं तो पहले बात करेंगे कि 1955 का जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का जो भारतीय नागरिकता अधिनियम था, इसको हम कहेंगे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट जो है ये आपका 1955 वाला। इसमें क्या कहा गया था कि भारतीय नागरिकता कैसे मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी गरिमा, मैं क्वेश्चन पूछूंगी आज, क्वेश्चन जरूर पूछूंगी और बीच क्लास में क्वेश्चन पूछूंगी। जितना मैंने पढ़ाया है वहां से कहीं से भी मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। बेटा डेली क्वेश्चन पूछना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का समय होता है और उसमें हमें पढ़ना होता है, क्योंकि सिलेबस को भी टाइम पे खत्म करना है। ठीक है, हिस्ट्री की क्लास नहीं हुई है क्योंकि आपके जो सर हैं उनकी तबीयत खराब है। आई थिंक इस वजह से उनकी जो है क्लास नहीं हुई है। और अगर आपने कल नोटिस किया होगा तो सर की कल से ही तबीयत खराब है, तो मुझे लगता है कि शायद इसीलिए आपकी क्लास नहीं ली गई है। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये आपका हिस्ट्री का क्लास क्यों नहीं हुआ, मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिए। अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। 1955 का जो भारतीय नागरिकता अधिनियम है, इसमें क्या कहा गया था। इसमें देखो बेटा जी, एक डेट फिक्स करी गई थी, 26 जनवरी 1950। इस डेट को आपको याद रखना है, और याद भी होगी क्योंकि इसी दिन आपका संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। आगे देखिएगा,
ये कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का जन्म, इधर से लिखना स्टार्ट करती हूँ थोड़ा सा। किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म, एक बार रुक जाइएगा, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात, या उसके पश्चात, यानी कि आफ्टर 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में होता है, भारत में होता है, तो वह व्यक्ति, तो वह व्यक्ति भारत का, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अब आपको ध्यान से मेरी बात को सुनना है, गौर से सुनिएगा। 1955 के अधिनियम में कहा गया, इसको मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल हमने लिया कि हमने ये माना कि ए नाम का एक व्यक्ति है और इस व्यक्ति का जो जन्म स्थान है, व्यक्ति का जन्म स्थान कहाँ पर है? भारत है। क्या है इसका जन्म स्थान? इसका जन्म स्थान है भारत, यानी कि इसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? इंडिया, यानी कि भारत है। इसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? भारत है। और इसका जो जन्म हुआ है वो 26 जनवरी 1950 के पश्चात भारत में हुआ है, या 1950 के पहले भी अगर भारत में हुआ है तो 1955 के अधिनियम में कहा गया कि ये जो ए होगा ये इस तरीके से भारत का नागरिक होगा। आपको ध्यान रखना है कि 1955 के अधिनियम में क्या कहा गया? 1955 के अधिनियम में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म स्थान भारत है और वो भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में पैदा हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो ए है ये क्या हो गया? ये भारत का नागरिक हो गया, ये भारतीय नागरिक हो गया 1955 के अधिनियम के अनुसार। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ बेटा? लेकिन आगे चलकर क्या हुआ? आगे चलकर ये हुआ कि यहाँ पर इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा फायदा उठाया गया, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन थी कि जन्म स्थान केवल भारत होना चाहिए, उसके अलावा कोई और कंडीशन थी ही नहीं। और एक डेट फिक्स कर दी गई थी कि 26 जनवरी 1950 तक या उसके बाद जन्म स्थान अगर भारत है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पैदा हो रहा है तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। यानी कि सिटीजनशिप लेने के लिए केवल क्या बनाना पड़ेगा? बर्थ सर्टिफिकेट भारत का बनाना पड़ेगा। तो इस चीज का जो गलत फायदा है वो आतंकवादियों ने उठाया, घुसपैठियों ने उठाया। वो गलत तरीके से यहाँ एंट्री करते थे और एंट्री करने के बाद में यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देते थे। तो इस चीज का जब मिस यूज हुआ तो कहा गया कि भैया ये सही नहीं है, इसमें कुछ और चीज भी ऐड करनी पड़ेगी, ताकि जो यहाँ पर आपको अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो इसका मिसयूज कर रहे हैं, इस मिसयूज को, ये जो गलत तरीके से इस चीज का प्रयोग किया जा रहा है, इसको रोका जा सके। ठीक है, इसको रोका जा सके तो इसके लिए फिर क्या किया गया? ये जो भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम है, तो क्या लिखेंगे? 1955 के अधिनियम में संशोधन, 1955 के अधिनियम में संशोधन। संशोधन का मतलब है अमेंडमेंट, और मैंने कल आपको बताया था कि सबसे पहले इसको कब अमेंड किया गया था? सबसे पहले अमेंडमेंट हुआ मैम 1986 में।
और 1986 में कहा गया कि ये वाली बात तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन दूसरी बात हम जोड़ रहे हैं। और वो बात क्या जोड़ी गई? कहा गया कि ठीक है जन्म स्थान भारत होगा, लेकिन अब केवल जन्म स्थान भारत होने से कोई भारत का नागरिक नहीं होगा। ध्यान रखना, व्यक्ति के जन्म के समय, व्यक्ति के जन्म के समय, ध्यान से सुनो, व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता, उसके माता या पिता में से, उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, कोई एक भारत का नागरिक हो। यानी कि एक पेरेंट्स में से कोई एक इंडियन सिटीजन हो, उसी के बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। पहले केवल ये वाली बात बोली गई थी कि केवल जन्म स्थान भारत होगा तो हम आपको इंडियन सिटीजन मान लेंगे, लेकिन जब इसका गलत प्रयोग हुआ तो सरकार ने इस अधिनियम में एक दूसरा पॉइंट ऐड कर दिया 1986 में कि जन्म स्थान तो ठीक है, अब जन्म स्थान से काम नहीं चलेगा, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता में से कोई एक इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है। अब इस चीज का फायदा उठाना थोड़ा सा टफ था। मैं ये नहीं कहूंगी कि फायदा नहीं उठाया जाता है, अब भी उठाया जाता है, लेकिन अब यहां पे जब ये पॉइंट ऐड हो गया, पहले ए को बोला कि तुम केवल भारत में पैदा हो जाओ तो तुम्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन बाद में ए को समझ में आया कि अब ये भी बोल दिया गया है कि जब ए का जन्म हो रहा है तो इसके माता और पिता में से, तो इसके माता और पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना जरूरी होगा। तो 1986 में ये आपका दूसरा पॉइंट जोड़ा गया पहले के साथ में। तो अब पहले के साथ में जब दूसरा भी यहां पर जुड़ गया तो ये थोड़ा सा आपका अधिनियम यहां पे स्ट्रांग हुआ कि अब एकदम ऐसे नहीं कि आप आए, भारत में पैदा हो गए और भारतीय नागरिकता मिल गई, नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। तो बात समझ में आई? और समझ में आई तो जल्दी से थम्स अप कर दो, अगर समझ में आई तो जल्दी से थम्स अप कर दो। उसके बाद बेटा आपका जन्म के बाद होता है वंश परंपरा द्वारा, ध्यान से सुनना, वंश परंपरा द्वारा, यानी कि बाय डिसेंट, क्या लिखेंगे? बाय डिसेंट, वंश परंपरा द्वारा। वंश परंपरा द्वारा यहां पे क्या होगा? ठीक है, वंश परंपरा द्वारा इसमें क्या कहा गया? ध्यान से सुनना, इसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म, किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को भारत के बाहर, भारत के बाहर यानी कि आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर की बात कर रहा है अब ये, भारत के बाहर आउट ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात को, या उसके पश्चात, दोनों चीज लिखना, को या उसके पश्चात, या उसके पश्चात, या उसके पश्चात भारत के बाहर, यहां लिख देती हूं मैं, भारत के बाहर, आउट ऑफ इंडिया, भारत के बाहर होता है, भारत के बाहर होता है, तो वह व्यक्ति, तो वह व्यक्ति, तो वह व्यक्ति, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। ध्यान से सुनना, भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके पिता,
भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके पिता उसके जन्म के समय, यदि उसके पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। ध्यान से सुनना, उसके जन्म के समय उसके पिता भारत के नागरिक हैं। ये कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1955 के अधिनियम में। ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे, तो 1955 के अधिनियम में यह कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म स्थान भारत नहीं है बल्कि भारत के बाहर है, और डेट क्या है, 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात, अगर कोई व्यक्ति भारत में पैदा नहीं हुआ, हम मानते हैं कि वो यूएसए में पैदा हुआ है। जैसे अगर मैं आज आपसे बोलूं कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, हम हमारे माता पिता कहीं बाहर घूमने जाएं और हमारा जन्म जो है वहीं पर हो जाए, भारत में ना हो, किसी विदेश में हो जाए, अमेरिका में हो जाए, तो फिर यहाँ पे ये बोला जाएगा कि उस समय अगर आपके पिताजी भारत के नागरिक हैं तो आपको भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इस चीज पे ऑब्जेक्शन हुआ। क्यों हुआ ऑब्जेक्शन? अगर आप इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा भी ध्यान देंगे तो आपको समझ आ रहा होगा ऑब्जेक्शन क्यों हुआ। ऑब्जेक्शन बेटा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर क्या लिखा है कि भैया पिता, क्योंकि यहां पे फादर के बेस पर बोला गया था। क्या बोला गया? फादर के बेस पर बोला गया था। और आपको ध्यान रखना है कि इस चीज का संविधान में यहां पे लोगों ने यह कह के विरोध किया कि ये बताओ, एक तरफ तो आप कहते हो समानता है, आप कहते हो कि एक तरफ तो समानता है और दूसरी तरफ आप कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, दूसरी तरफ आप क्या कह रहे हो कि भैया केवल पिता, यानी कि मेल के आधार पे। क्यों? बच्चा माता का नहीं होता है, बच्चा माता का भी तो होता है। तो इस चीज का जब विरोध हुआ तो बेटा इसमें फिर से संशोधन हो गया। अब क्या हुआ इसमें आपका ये 1955 के अधिनियम में संशोधन। और संशोधन कब किया गया? अब की बार अमेंडमेंट कब हुआ? अब की बार तो मैम अब की बार जो अमेंडमेंट हुआ वो हुआ है 1992 में। और यहां पे क्या परिवर्तन हुआ? अमेंडमेंट करके 1992 में क्या किया गया? पिता शब्द की जगह माता या पिता लिख दिया गया, माता या पिता लिख दिया गया, माता या पिता लिख दिया गया। यानी कि अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहले वाले के हिसाब से अगर प्रियंका चोपड़ा का बच्चा होता तो उसे फिर भारत की नागरिकता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पहले केवल पिता लिखा गया था। पहले क्या लिखा गया था? पहले केवल पिता लिखा गया था। और अब क्या लिख दिया गया? अब माता या पिता। यानी कि वर्तमान में अगर हम बात करें तो प्रियंका चोपड़ा के बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगर प्रियंका चोपड़ा का बच्चा अमेरिका में पैदा होता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपके संविधान में लिखा हुआ है कि वंश परंपरा या बाय डिसेंट में लिखा गया है कि अगर बच्चे का जन्म भारत के बाहर हो रहा है और उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक है तो उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। और पहले केवल क्या लिखा था कि पिता के आधार पे। अगर हम 1955 का अधिनियम देखेंगे तो फिर प्रियंका चोपड़ा के बच्चे को नहीं मिलती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहां पे अगला क्या हो जाएगा? वंश परंपरा द्वारा। अगला इसके बाद क्या बताया था मैंने आपको?
पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा बाय रजिस्ट्रेशन कैसे सिटीजनशिप मिलेगी ये आपको बताना है। निक जोन्स का बेटा तो ओबी है, निक जोन्स का बेटा है। अब वो दोनों डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें कहां की नागरिकता दिलानी है। अगर प्रियंका चोपड़ा चाहेंगी तो वो भारत का नागरिक हो सकता है। मैम विराट कोहली के बेटे अकाय का जन्म इंग्लैंड में हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि विराट कोहली भारत के नागरिक हैं, अनुष्का भारत की नागरिक हैं। प्रियंका चोपड़ा कौन है? प्रियंका चोपड़ा किशोरी लाल जी आपकी मौसी हैं। हद हो गई भाई, हद हो गई। मैम तब तो दोनों जगह नागरिकता मिल जाएगी प्रियंका चोपड़ा के बच्चे को। नहीं पवन सैनी जी, ऐसा नहीं हो सकता। अभी मैं आपको यह भी बताऊंगी कि एक व्यक्ति एक समय में केवल एक ही देश की नागरिकता ले सकता है और ऐसा आपके देश का संविधान कहता है। एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह की नागरिकता ले सकता है। प्रियंका के पति किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो। चलो ध्यान से सुनो, आगे देखिएगा। यहां पे हमें क्या करना है? जब पंजीकरण की रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो यहां पे एक वर्ड याद रखना, भारतीय मूल। भारतीय मूल यानी कि इंडियन ओरिजिनेट, इंडियन ओरिजिनेट। ठीक है, यह कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा उन्हीं व्यक्तियों को भारत की नागरिकता मिलेगी जो इंडियन ओरिजिनेट हैं, जो कैसे हैं? आपके इंडियन इंडियन ओरिजिनेट हैं। ठीक है, इंडियन ओरिजिनेट है बेटा, और इंडियन ओरिजिनेट है ना। सानिया मिर्जा को नागरिकता मिल सकता है बेटा, सानिया मिर्जा को नागरिकता मिली हुई है। आप थोड़ा सा रुकेंगे ना तो आपके हर प्रश्न का उत्तर आपके पास होगा। और मैं बच्चों कमेंट नहीं लूंगी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केबल क्लास में पढ़ने आते हैं और फिर वो मुझे ग्रुप में सुनाते हैं कि मैम आप कमेंट बहुत लेती हैं, जिसकी वजह से हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं ऐसे बच्चे जो सच में पढ़ना चाहते हैं वो कभी कमेंट करते ही नहीं हैं। वो तभी कमेंट करते हैं और जेन्युइन कमेंट करते हैं जो आपके इससे लिंक होता है। और वो बच्चे इरिटेट हो जाते हैं बेटा आपकी वजह से। चलिए विकास कुमार जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कमेंट करेंगे और मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करूंगी तो बहुत गलत लगता है बेटा, बहुत गलत लगता है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो। अब देखिएगा यहाँ पे भारतीय मूल, तो भारतीय मूल ये शब्द आपने न्यूज़पेपर में बहुत सुना होगा। भारतीय मूल क्या होता है? जिसका कभी ना कभी कोई कनेक्शन भारत से रहा हो। जैसे आप भारत में नहीं रहते, जैसे ऋषि सुनक का एक बच्चा पूछ रहा है, ऋषि सुनक, तो ऋषि सुनक जो है वो कहां पे? ब्रिटेन में इस टाइम पे कौन है? प्रधानमंत्री हैं। अब ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, मतलब उनके दादा दादी नाना नानी मम्मी पापा कोई ना कोई भारत से रहा है, इसलिए उन्हें भारतीय मूल का कहते हैं। तो जो व्यक्ति भारतीय मूल, इंडियन ओरिजिनेट का मतलब होता है, इंडियन ओरिजिनेट का मतलब होता है कि जिनका भारत से कोई कनेक्शन रहा हो। तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारतीय मूल के व्यक्तियों को बहुत जल्दी नागरिकता मिल जाती है, लेकिन इनके लिए कंडीशंस होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूं तो जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, इसमें पहली शर्त होती है कि आपको नागरिकता तभी मिलेगी जब भारत में निवास, आपका भारत में जो निवास है, भारत में निवास, रेजिडेंस इन इंडिया, भारत में निवास जब आपका कितना हो चुका है? रेजिडेंस इन इंडिया एटलीस्ट आपका आपका 5 वर्ष का हो। कितना हो? 5 इयर्स का। कितने वर्षों का हो? 5 वर्षों का। जब कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक भारत में लगातार रहेगा,
जब कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक भारत में लगातार रहेगा तो उस व्यक्ति को ध्यान रखना है कि आपके भारतीय नागरिकता में पंजीकरण ले सकता है। जब कोई व्यक्ति भारत में लगातार आपके किस में रहेगा, 5 वर्ष तक भारत में रहेगा, उस व्यक्ति को मिल सकता है। और किस व्यक्ति को मिल सकता है, दूसरा। और किस व्यक्ति को मिल सकता है, दूसरा। दूसरा, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो किंतु जो भारत से बाहर किसी अन्य देश में निवास कर रहे हो। तो दूसरा क्या, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो, जिनका जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन वो किसी अन्य देश में निवास कर रहे हो, लेकिन वो किसी अन्य देश में निवास कर रहे हो। निवास यानी कि उनका जो रेजिडेंस है वो आपका भारत नहीं है, लेकिन उनका जन्म स्थान भारत है। जैसे मैम ये वाली लाइन तो सिंपल है कि जो व्यक्ति भारत में 5 साल लगातार रहेगा, बेटा अब ये 5 साल हो चुका है, अपडेट हो चुका है, इसको अब 5 साल कर दिया गया है। और 7 साल रोमिल शर्मा जी नेचुरलाइजेशन में हो गया है। 7 साल पहले था, वर्तमान में 5 साल है। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, जो बच्चे 7 साल कह रहे हैं वो पहले था बच्चों, अभी करेक्शन हुआ है, अब ये आपका 5 साल हो चुका है। और जो आपका नेचुरलाइजेशन है उसमें 10 साल था, उसको अब 7 साल कर दिया गया है। रोमिल, रोहित, अमलेश और अजय, आप लोगों के प्रश्न का उत्तर। अब ये कितना हो गया है, 5 साल हो चुका है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म भारत में हुआ हो लेकिन वो किसी अन्य देश में निवास कर रहे हो, उनको भी बाय रजिस्ट्रेशन क्या मिल सकती है, भारतीय नागरिकता मिल सकती है। जैसे अगर आपसे मैं ये कहूं कि आज आप भारत के नागरिक हैं लेकिन कल आपकी जॉब यूएसए में लग जाती है, तो आपका जन्म स्थान क्या है, जन्म स्थान तो भारत ही है। जन्म स्थान क्या है, तो बेटा जी जन्म स्थान तो भारत ही है, यानी कि आप कौन हो गए, इंडियन ओरिजिनेट हो गए। आपका क्योंकि जन्म भारत में हुआ था लेकिन आप किसी काम की वजह से अमेरिका गए, आपने वहां की नागरिकता ले ली, लेकिन अब आप वापस आना चाहते हैं, और वापस भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप इंडियन ओरिजिनेट हैं, क्योंकि आप भारत के पहले ही भारतीय मूल के हैं। और ऐसा बहुत होता है कि जब विदेशों में नौकरी लग जाती है तो हम वहां जाते हैं और वहां की नागरिकता लेके यहाँ की नागरिकता को छोड़ देते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा सिख धर्म में सिख लोग जो है ज्यादातर कनाडा जाते हैं, वहां की नागरिकता लेते हैं, लेकिन बेटा जब वो वापस आते हैं तो उनको यहाँ की नागरिकता मिल जाती है, क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं, क्योंकि उनका जन्म भारत में हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद और कौन ले सकता है बाय रजिस्ट्रेशन, और कौन ले सकता है, ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है। ऐसी विदेशी महिला जो किसी भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है, जो किसी भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है, भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है, उसको भी बाय रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सिटीजनशिप मिल जाएगी। भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है, ठीक है, भारतीय पुरुष से विवाह कर चुकी है। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सीमा हैदर, तो सीमा हैदर इसके अंदर आएंगी। सचिन कौन है, सचिन कौन है, भारत का नागरिक है, और वो आपकी जो सीमा हैदर हैं वो कहां से आई हैं, पाकिस्तान, दूसरे देश से आई हैं, तो उनको सचिन के आधार पे किसकी नागरिकता मिल जाएगी, भारत देश की नागरिकता मिल जाएगी। किसकी नागरिकता मिल जाएगी, भारत देश की नागरिकता मिल जाएगी। चौथा, भारतीय नागरिकों के
अवयस्क बच्चे, भारतीय नागरिकों के अवयस्क अवयस्क बच्चे, भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे यानी कि माइनर चाइल्ड्स, ऐसे बच्चे जो आपके भारतीय नागरिकों के बच्चे हैं और आपके जो वो बच्चे हैं वो एडल्ट नहीं है, माइनर चाइल्ड्स हैं, अवयस्क बच्चे हैं, तो उनको भी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपके इस तरीके से यहाँ पर और कौन लोग, या फिर ऐसे लोग, ऐसे नागरिक, चौथा, ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं, ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं, जो भारत में रहते हैं और भारत सरकार की, जो भारत में रहते हैं और भारत सरकार की नौकरी करते हैं, और भारत सरकार की नौकरी करते हैं, भारत सरकार की नौकरी करते हैं। भैया जैसे आप विदेशों में जाते हैं ऐसे ही विदेशों से नौकरी करने के लिए लोग भारत में आते हैं। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत में है, भारत में रह रहा है और भारत में ही नौकरी कर रहा है, तो उसको भी बाय रजिस्ट्रेशन यहां पर मिल सकती है। ठीक है, फालतू की क्वेश्चंस मत करिए, पढ़ाई पे ध्यान दे लीजिए बेटा। ये जो उम्र होती है ना, या तो इसमें आपकी जिंदगी बन जाती है या फिर बिगड़ जाती है, और इस क्लास में भी यही हाल है। ज्यादातर बच्चे वो हैं जिनको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से। ऐसे ऐसे बच्चे, इतने अच्छे बच्चे भी हैं इस बैच में। जब मैं शाम को ग्रुप खोलती हूँ तो उन बच्चों के जब जेन्युइन क्वेश्चन आते हैं बड़ी खुशी होती है अंदर से। लेकिन कुछ बच्चे, उन्हें कितना भी समझा ले टीचर, उन्हें नहीं समझना। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो टीचर को क्लास में बोलने का मौका दो, क्लास में टीचर को बोलने का मौका दो। आपके हर एक प्रश्न का उत्तर आपके पास होगा क्लास के अंत में। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। ठीक है, आपको ध्यान से सुनना है। चलिए आगे देखिएगा, फिर नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ। इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं, सॉरी इसे नहीं, पांचवे को देशीयकरण द्वारा। इसको क्या बोलेंगे? देशीयकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण द्वारा। अब आप इसको जरा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे बाय नेचुरलाइजेशन, देशीयकरण द्वारा क्या होता है। कोई विदेशी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, कोई विदेशी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति जिसने जिसने अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से अपने देश की नागरिकता, अपने देश की नागरिकता, अपने देश की नागरिकता का परित्याग, यानी कि अपने देश की नागरिकता को छोड़ दिया हो। ध्यान से सुन लीजिए, कोई विदेशी व्यक्ति जिसने अपनी मर्जी से, जिसने अपनी मर्जी से अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो। परित्याग को बोलेंगे रीनाउंसिंग, परित्याग, री अनाउंसिंग नहीं, रीनाउंसिंग, रीनाउंसिंग द सिटीजनशिप, अपने देश की नागरिकता का परित्याग कर दिया हो और इसकी जानकारी, और इसकी जानकारी, और इसकी जानकारी भारत सरकार को दे दी हो, और इसकी जानकारी भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार यानी कि इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार को दे दी हो, भारत सरकार को दे दी हो,
ठीक है, और इसकी जानकारी भारत सरकार को दे दी हो, ठीक है, भारत सरकार को दे दी हो। पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट ये हो गया, दे दी हो, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट दे दी हो भारत में कुल मिलाकर उसका निवास 7 वर्ष हो, निवास 7 वर्ष हो, यानी कि रेजिडेंस इन इंडिया उसका कितना हो चुका हो, 7 वर्ष वो भारत में लगातार रह चुका हो। और ये सारे पॉइंट इसमें काउंट होंगे तभी मिलेगी। फिर तीसरा भी समझाती हूं, निवास कितना, 7 वर्ष हो चुका हो। तीसरा, भारत की 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल, भारत की 8वीं अनुसूची यानी कि 8th शेड्यूल, भारत की 8वीं अनुसूची में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो, में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो, यानी कि आपके संविधान में एक अनुसूची है जिसमें आपके देश की 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, 22 लैंग्वेज हैं। इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान, मतलब कि गुड नॉलेज ऑफ एनी वन लैंग्वेज। क्या लिख देंगे, गुड नॉलेज ऑफ एनी वन लैंग्वेज, किसी भी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो। 5 वर्ष रजिस्ट्रेशन में है, नेचुरलाइजेशन में 7 वर्ष है। पप्पू जी पहले पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन भी बता दूंगी। ठीक है, भारत की 8वीं अनुसूची में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो, 7 वर्ष का निवास उसका भारत में हो चुका हो। और ध्यान रखना, ये 7 वर्ष बेटा लगातार होगा, लगातार यानी कि कंजिक्यूटिव, जिसको हम बोलते हैं कंजिक्यूटिव ईयर्स, लगातार 7 वर्ष का होना चाहिए। और साथ साथ उसने अपने देश की नागरिकता छोड़ दी हो और भारत सरकार को सूचित कर दिया हो कि अब मैं उस देश का नागरिक नहीं हूं। दूसरी कंडीशन इसी में आती है कि वो 7 वर्ष तक भारत में रह रहा हो। और तीसरी कंडीशन आती है कि भारत की 8वीं अनुसूची में आपको ध्यान रखना है कि यहां पर 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो। ठीक है, जो बच्चे कह रहे हैं 11 वर्ष या 10 वर्ष जो आंसर कर रहे हैं बेटा, वो पहले था, अब नहीं है। और बाकी अगर ईयर्स में आपको कंफ्यूजन है तो मैं एक बार कल फिर चेक कर लूंगी, लेकिन अभी आप इसको 7 वर्ष लिखेंगे। नहीं होगा अगर आप कह रहे हैं कि नहीं चेंज नहीं हुआ है, इतना ही है कि मैम 10 वर्ष है, 11 वर्ष है। और ध्यान रखना कि मैं ब्रैकेट में इस चीज को मेंशन कर देती हूं कि पहले की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 11 वर्ष टोटल था, यानी कि रजिस्ट्रेशन के साथ, और 10 वर्ष का इसमें निवास माना जाता था। क्या माना जाता था, 10 वर्ष का निवास। तो निवास कितना था, आपको ध्यान रखना है कि आपका 10 वर्ष का निवास था और बेटा 1 वर्ष उसमें रजिस्ट्रेशन का था, मतलब अप्लाई करने का सिटीजनशिप के लिए, तो टोटल 11 था और रेजिडेंस आपका 10 था। रजिस्ट्रेशन के थ्रू सिटीजनशिप लोगे तो 5 साल और यहां पे लोगे तो 7 साल। दोनों में अंतर क्या है वो भी बताती हूं, पहले मुझे बोलने का मौका दो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो भारत की 8वीं अनुसूची में से किसी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो, और इसमें चौथी कंडीशन होती है कि वो आपका यहां पर क्या कहते हैं,
हाँ, और चौथी कंडीशन होती है कि वो व्यक्ति कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र से यानी कि फील्ड क्षेत्र से संबंध रखता हो। अब आप मेरी बात को सुनना कि मैम जब रजिस्ट्रेशन के द्वारा 5 साल में मिल सकती है तो व्यक्ति 7 साल का इंतजार क्यों करेगा? इसलिए करेगा बेटा कि मैंने इसीलिए शुरुआत में एक शब्द लिखा था, इंडियन ओरिजिनेट। उसका भारत से कोई ना कोई कनेक्शन जरूरी है, तभी मिलेगी रजिस्ट्रेशन के द्वारा। लेकिन अगर कोई भारत से कनेक्टेड है ही नहीं, उसका भारत में ना माता पिता दादा दादी नाना नानी कोई कुछ नहीं रहा, तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। इसलिए दूसरा तरीका क्या रखा? नेचुरलाइजेशन। कि अगर आप भारत के किसी भी, आपका कोई रिश्तेदार भारत में नहीं रहता, आप बिल्कुल भारत में नए हो, तो भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है। लेकिन पहले आप जिस देश से आए हो वहां की नागरिकता छोड़ो, ठीक है। और आप भारत सरकार को बता दो कि आपने वहां की जो है टोटल लैंग्वेज कितनी है, 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, बता तो दिया, ठीक है। तो आप भारत सरकार को बता दो। फिर दूसरी कंडीशन कि भारत में कम से कम 7 वर्ष तक आप रह चुके हो। तीसरी कंडीशन कि आपको किसी भी एक भाषा का अच्छा ज्ञान हो, जो आपकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक का, सबका नहीं, किसी एक का। और चौथी कंडीशन क्या है कि आप कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र से किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हो। जैसे आपने एक सिंगर का नाम सुना होगा, आई थिंक अन्नान स्वामी करके जो उसका नाम है, वो पाकिस्तानी सिंगर था, उसको कहाँ की नागरिकता मिली? तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की नागरिकता उसे कैसे मिली? बाय नेचुरलाइजेशन। तो एग्जाम्पल लिख सकते हो अन्नान स्वामी को यहाँ की नागरिकता बाय नेचुरलाइजेशन मिली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करते हैं तो लास्ट है आपका 5वां, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि अर्जन द्वारा। क्या लिखेंगे? भूमि अर्जन द्वारा, बाय एक्विजिशन ऑफ लैंड, भूमि अर्जन द्वारा, ठीक है। भूमि अर्जन द्वारा, इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन आपको पहले मैं इसमें लिख देती हूं। इसमें लिखना है, यदि भारत सरकार द्वारा, लिखना जरा, यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग, यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग, भूभाग का मतलब है न्यू लैंड, ठीक है। किसी नए भूभाग को अर्जित का मतलब है एक्वायर, अर्जित कर उसका विलय का मतलब है मर्ज, उसका विलय भारत में किया जाता है, तो उस भूभाग में रहने वाले, तो उस भूभाग में या उस क्षेत्र में, तो उस भूभाग में निवास तो उस भूभाग में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है,
भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, देखो इसे मैं समझाती हूँ। बहुत बढ़िया बादल कुमार, एग्जाम्पल सिक्किम। बहुत सही समझाया आपने कि मैम एग्जाम्पल होगा सिक्किम। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, तो इसको जरा देखना ध्यान से। एक तो एग्जाम्पल हो गया, एक एग्जाम्पल क्या हुआ, एक एग्जाम्पल हो गया सिक्किम। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे मैंने कहा ना बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। दूसरा हो गया गोवा। और बेटा जी आपको तीसरा अभी लेटेस्ट मैं एक एग्जाम्पल बताती हूं। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं और एग्जाम्पल देती हूँ लेटेस्ट का। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा भारत देश है, ये क्या है बच्चों, भारत। और दूसरी तरफ मैं बनाऊंगी बांग्लादेश। क्या बनाऊंगी, बांग्लादेश। ध्यान से सुनना, बांग्लादेश। अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा कि ये खबर, जो बच्चे नहीं भी सुना होगा तो अब सुन लो। आपको मैं ये बता दूं कि भारत और पाकिस्तान, वो सॉरी, भारत और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बेटा एक समझौता हुआ, एक समझौता हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ था। एक समझौता, एक एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट क्या था, एग्रीमेंट ये था बच्चों कि ध्यान रखिएगा कि जो एग्रीमेंट था वो ये था कि इसमें क्या था कि ये जो बांग्लादेश है इसमें आपके भारत के 51 एनक्लेव्स थे। कितने एनक्लेव्स, 51 एनक्लेव्स। एनक्लेव्स को हिंदी में कहते हैं बस्तियां। यानी 51 बस्तियां बांग्लादेश में किसकी थी, भारत की थी। ये भारत का हिस्सा था। ये किसका हिस्सा था बच्चों, भारत का हिस्सा था। अब यहां पे क्या होता है, फिर दूसरी तरफ क्या था कि ये जो भारत देश है अपना, इसमें 111, इसमें 111 बस्तियां, 111 बस्तियां किसकी थी, बांग्लादेश की। तो इन दोनों ने ये समझौता किया कि भैया तुम हमें हमारा भाग दे दो और हम तुम्हें तुम्हारा भाग दे देंगे। इन्होंने कहा कि तुम हमें हमारा भाग दो और हम तुम्हें तुम्हारा भाग दे देंगे। किसने कहा, इन दोनों ने आपस में कहा, दोनों की सहमति बनी। अब ऐसा करना था तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगी कि ऐसा करने के लिए ध्यान रखना कि भारत सरकार, इस चीज को मैं लिख देती हूं, भारत सरकार जब अपना कोई भूभाग, भारत सरकार जब कोई भूभाग, जब कोई भूभाग, जब कोई भूभाग किसी अन्य देश को देती है, किसी अन्य देश को देती है, या कोई भूभाग देती है, या कोई भूभाग, या कोई भूभाग, या कोई भूभाग पर, या कोई भूभाग किसी अन्य देश से अर्जित करती है, किसी अन्य देश से अर्जित करती है, अन्य देश से अर्जित, या किसी अन्य देश से अर्जित करती है, करती है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या करना होगा, तो उसे संशोधन करना होता है, तो उसे संशोधन करना होगा, चाहे वो दे चाहे वो ले। अब यहां पे तो मैम दोनों ही चीजें हो रही हैं, ये ले भी रही है और ये दे भी रही है। अगर सिर्फ ले रही होती तब भी संशोधन, सिर्फ दे रही होती तब भी संशोधन, लेकिन यहां पे तो दोनों ही चीजें कर रही है कि एक हाथ दो और एक हाथ लो। तो अब मैंने क्या लिखा कि मैम ऐसी कंडीशन होगी तो अमेंडमेंट होगा, संशोधन होगा। तो सरकार ने, आपकी सरकार ने यहां पर एक संशोधन कर दिया और उस संशोधन का नाम क्या था, संशोधन का नाम है 100वां संविधान संशोधन 2015। 100वां संविधान संशोधन 2015 हुआ
और जैसे ही ये संशोधन हुआ तो ये 111 एनक्लेव जो थे, ये 111 एनक्लेव आ गए बांग्लादेश में और ये जो 51 एनक्लेव्स थे ये आ गए भारत में। तो अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो 51 एनक्लेव हैं यहां पर कुछ लोग रहते होंगे या नहीं रहते होंगे? मैम रहते होंगे। तो जब ये वाला हिस्सा यहां पर आएगा तो ये लोग भी तो यहां पर आएंगे और जब लोग यहां पर आएंगे तो ये कहां आ गए? भारत के अंदर। तो जब भारत के अंदर आ गए तो ये अपने आप ही बन गए भारत के नागरिक। तो ये क्या बन गए? भारत के नागरिक। संशोधन बेटा 100वां संविधान संशोधन जो सीए लिखा है, जो सीए लिखा है वो आपका मतलब संशोधन की अगर हम बात करें तो कौन सा संशोधन हुआ था इस केस में? तो मैम 100वां संविधान संशोधन। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा संशोधन? 100वां संविधान संशोधन 2015। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। तो ये इस तरीके से एक नागरिकता ये होती है। अब बच्चा मुझसे बहुत देर से एक प्रश्न पूछ रहा है कि ये बताओ क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। नागरिकता संविधान के आप आंसर करेंगे मुझे, मैं क्वेश्चन यहां तक पहले पूछ लेती हूं ताकि आगे मैं कल बताऊं। आप मुझे बताओ नागरिकता से संबंधित पहले मैं प्रश्न पूछ रही हूं, नागरिकता के बारे में बताओ कि किस भाग में है। पहला क्वेश्चन भाग से है। फिर बताओ आर्टिकल, बताओ कहां से कहां तक। फिर बताओ कैसी नागरिकता, कैसी नागरिकता है भारत में। ये आपका अगला क्वेश्चन नागरिकता से। फिर अगला क्वेश्चन यही बताओ, पहले 3 क्वेश्चंस के आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद में संसद किस अनुच्छेद के तहत, संसद किस अनुच्छेद के तहत, किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकता से संबंधित, भारतीय नागरिकता से संबंधित, भारतीय नागरिकता से संबंधित, बहुत बढ़िया आंसर आने शुरू हो गए हैं कि मैम भाग 2, बहुत बढ़िया। आर्टिकल बताइए, जो बच्चे 3 कह रहे हैं उनकी पिटाई होगी क्योंकि उन्होंने रिवीजन नहीं किया। बहुत बढ़िया, 5 से 11 किस अनुच्छेद। फिर नागरिकता कैसी है, किस संसद किस अनुच्छेद के तहत भारत नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, संबंधित कानून बना सकती है। बताओ कौन सा अनुच्छेद है, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। 5 से 11 है, भाग 2 है, एकल नागरिकता, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन फिर यहीं से बता दो, अगला क्वेश्चन फिर यहीं से बता दो। एकल नागरिकता कहां से ली गई है, कहां से ली गया है, एकल नागरिकता कहां से ली गई है, किस देश के संविधान से। अगला प्रश्न है आपका, कहां से ली गई है। और ये भी बताओ संसद किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकता से संबंधित। बहुत बढ़िया, आर्टिकल 11। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी 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 गुड, बहुत सही। अगला बताओ नागरिकता कितने प्रकार से, कितने प्रकार से, कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है। बताओ जल्दी से, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है। बहुत बढ़िया, ब्रिटेन, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बातों से। अब ये बताओ भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जो बच्चे कह रहे, यूएसए से जो बच्चे कह रहे हैं गलत, ब्रिटेन सही आंसर जो बच्चे कह रहे हैं। 5 प्रकार से, बहुत बढ़िया। कितना प्रकार हो गया? 5 प्रकार, ठीक है। 5 प्रकार आपको समझाए हैं मैंने। अब अगला प्रश्न बताओ, अगला प्रश्न यहां से बताओ। अगला प्रश्न नागरिकता से आपको बताना है भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित,
जल्दी बताओ, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? जल्दी जल्दी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत बढ़िया, 5 प्रकार, बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, आपको बताना है। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? रिपोर्ट कब दी? पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु कब हुई? पोटी श्रीरामुलु की मृत्यु कब हुई? चलो देखते हैं क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, 1955 में, बहुत सही, बहुत शानदार। अगला बताओ, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? ठीक है, 30 दिसंबर 1955। ठीक है, बहुत सही। रामुल्लू की मृत्यु कब हुई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आज के लिए फिर हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में बताऊंगी नागरिकता का अंत कैसे होता है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।